ट्रेड विद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट। क्या आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि हम आपको देंगे बर वक्त बेहतरीन मशवरे। उसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर अकाउंट ओपन करवाना है तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मेघना है फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। और आज मैं मौजूद हूँ मिस्टर अफरोज़ मर्चेंट के साथ, जो कि CEO मर्चेंट सिक्योरिटीज़ के। और आज हम इनसे सवालात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, कुछ ब्लू चिप कंपनीज़ के बारे में, और जो इनके रेट इतने नीचे हो गए उसके पीछे क्या रीज़न है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप सर? अल्लाह का शुक्र जी। सर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्लू चिप आइटम भी जो है इतने ओवरसोल्ड हो गए मार्केट में, मार्केट इतनी नीचे आ गई है, तो इनके पीछे क्या वजह है? क्या इन्वेस्टर मार्केट से, जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या वो मार्केट से अभी एग्जिट कर रहे हैं? नहीं, देखें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, पहले तो मैं आपको बताऊं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है दे आर हार्डली 20% इन द मार्केट। 80% आर नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, और बल्कि 20 से भी कम होता जा रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो हमेशा दुआ करते हैं मार्केट कब नीचे जाए, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन अर्निंग डिविडेंड्स। और कंपनीज के डिविडेंड्स अर्निंग्स बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने देखा, व्हेन आई वाज लुकिंग एट टॉप 30 स्टॉक्स, तो हमारे कुछ 83% कंपनीज, 87% कंपनीज ने तो हायर अर्निंग्स डिक्लेयर की, और 77% कंपनीज ने हायर डिविडेंड्स डिक्लेयर किया। तो इन्वेस्टर तो रोज़ाना तस्बीह निकालता है कि कब मार्केट क्रैश हो रोज़ाना मार्केट गिरे, क्योंकि ही फोकस ओनली ऑन अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स। जो अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स फोकस करता है लॉन्ग टर्म में, वही कामयाब होता है, ये मार्केट या दुनिया में कोई भी स्टॉक मार्केट। बाकी अर्निंग्स और डिविडेंड्स के अलावा कोई भी चीज़ फोकस करेंगे, वी आर नाउ परहैप्स द ओल्डेस्ट ब्रोकरेज हाउस इन पाकिस्तान। 65 साल हो गए, इनफैक्ट 75 ईयर्स से, when my father started on first day of stock exchange, which was 18 September 1947, 1 महीना और 4 दिन बाद। हमने 75 साल में नहीं देखा है। गैम्बलर्स जो है शॉर्ट टर्म में गेन करेंगे, लेकिन वो कभी भी उसमें बरकत नहीं होती है। कुरान शरीफ की एक आयत है, एनी इनकम विच इज़ नॉट अर्नड बाय लेबर इज़ हराम। तो आपने मेहनत तो नहीं की ना, टिप आई, ये आई आप, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कम से कम 10 रीजंस मालूम होने चाहिए क्यों वो स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा था। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एक वाहिद वजह है कि हम पाकिस्तान दुनिया के वाहिद मुल्क है, 75 साल बाद भी हम भीख मांग रहे हैं, क्योंकि हमने एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया। फाइनेंशियल लिटरेसी तो इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। एक फॉरेनर्स थे जो ब्लू चिप्स में फोकस करते थे, अब तो बाकी तो ये फॉरेनर्स जब एग्जिट किए, $7 बिलियन का उनका था, $5 बिलियन का तो सेल कर चुके हैं। तो दिस इज़ परहैप्स द रीज़न। हम तो ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे स्टॉक जो 15% से 20% डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं, वो तो आपको ट्रेजरी बिल्स भी नहीं देगा। चलो आज आपको दे देगा 15% ट्रेजरी बिल्स, आज भी वो 20% नहीं दे रहा है। दे आर सो मेनी, नॉट रियली सो मेनी, बट दे आर few stocks which are giving you 20% dividend yield or 25% dividend yield। और अगर आपको ट्रेजरी बिल्स 3 months, 6 months, 12 months, ये तो इस साल दे रहा है ना, अगले साल फिर 7% हो गया। पिछले साल भी हमारा 7% था ट्रेजरी बिल्स का, इस साल बढ़ गया है। अगले साल अगर 7% हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो तो मैं समझता हूँ कि फॉर इन्वेस्टर्स, बट जहाँ मार्केट में अनफॉर्चुनेटली 80% गैम्बलर्स हो और 20% इन्वेस्टर्स हो, तो जाहिर है वो मार्केट में तो प्रेशर रहेगा। इन्वेस्टर्स के लिए तो वो तो खुश होते हैं, वो कहते हैं 80% नहीं 99% गैम्बलर्स हो, सो दैट दे गेट बेटर प्राइसेस, बिकॉज इन गैम्बलर्स नेवर परचेज ब्लू चिप्स, दे ऑल परचेज गैम्बलिंग स्टॉक्स और हाथ जलाते हैं। ये हमने 75 साल से हम देखते आ रहे हैं। वर्ल्ड कॉल लिया ₹4 में, आज ₹1.25 हो गया। 1 करोड़ लगाया, 70 लाख चले जाते हैं। पहले ₹2 मिलेंगे, ₹4 में बेचेंगे, फिर हकीकत में वो ₹2 भी ₹1.25 हो गया, क्योंकि वो उसमें बरकत नहीं होती जुए में। जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ पे जो सुपर टैक्स लगा है, तो उसका इम्पैक्ट की वजह से क्या इन सब कंपनीज़ के रेट नीचे आ गए, या इन कंपनी के इंटरनली कोई फाइनेंशियल जो इनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती है उसमें कोई जो है इनका लॉस हुआ है, तो इस वजह से रेट नीचे आए? देखिए, जो सुपर टैक्स लगा है वो 15 इंडस्ट्रीज़ में लगा है।
और वो 15 इंडस्ट्रीज़ में वो कंपनीज जिनका लास्ट ईयर प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स वो 300 मिलियन रुपीस था, मिनिमम 300 मिलियन रुपीस, उन पे ये 15 इंडस्ट्री में लगाया है। देखिए 10% सुपर टैक्स लगाया है और ये वन टाइम 10% लगाया है। इट इज़ नॉट गोइंग टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट ईयर। तो एक साल सिर्फ अर्निंग्स अगर किसी की लेट्स अज्यूम किसी की 20 रुपये की अर्निंग्स है तो वो लास्ट ईयर 16 रुपये की अर्निंग्स थी, आज उसकी 20 रुपये की अर्निंग्स तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी 6% से ग्रो की है। तो वो जाहिर है मैक्रो लेवल वो नीचे जाके मैक्रो पे भी जाते हैं, तो बोथ मैक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी हैव परफॉर्म वेरी वेल। तो वो तो अगर 20 रुपये की अर्निंग्स पे 2 रुपया मजीद टैक्स दे देते हैं तो भी 18 रुपये की होगी, विच विल बी ऑल टाइम हाई। यानी 10% एक्स्ट्रा देने का 10% लोग समझते नहीं है ना। मसला है कि भाई 16 रुपये अगर लास्ट ईयर अर्निंग्स हुई है और इस साल अगर 20 रुपये अर्निंग्स हुई है तो 20 रुपया अर्निंग्स 2 रुपया गवर्नमेंट को देना होगा। 10% ऑफ 20 इज 2 रुपीज़, तो 2 रुपया गवर्नमेंट को देना होगा। तो वो एडिशनल टैक्स देने के बाद भी उसको 18 रुपये की तो अर्निंग्स है, तो 18 रुपया इज ऑल्सो ऑल टाइम हाई। तो ये ज़रा बस लोग अनफॉर्चुनेट सोशल मीडिया में भी वो 1+1 भी आजकल कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो कैलकुलेटर में जाके करते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये मैं नहीं समझता हूँ दिस इज़ ओनली वन टाइम। गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ऊपर हो गई, वहाँ से कुछ इनको मिल नहीं रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, तो ये वन टाइम है। और आई डोंट थिंक सो इसकी वजह से डेफिनेटली मार्केट गिरेगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगेन जो 80% 20% भी इन्वेस्टर्स है, उसमें भी 80% ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, लॉन्ग टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म माइट बी 5% और 10% मैक्सिमम। तो वो तो पूरी एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट 5 years में क्या होगा। दिस 10% सुपर टैक्स इज ओनली फॉर 1 year। सर वैसे देखा जाए, अभी मैं कॉल का सवाल करती हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में कल जो कॉल का रेट था वो $380 US डॉलर पर टन था, आज $377 पर टन है। उसके अलावा जो अफ़गान कॉल कह रहे थे कि पहले हम जैसे कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि अभी हम अफ़गान कॉल जो है बाहर से इंपोर्ट करेंगे अफ़गान से, तो उसमें भी इजाफा हो गया, $100 उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। तो अभी आप सीमेंट सेक्टर को कैसे देखते हैं? देखें, एक्चुअली अल्लाह करे, हमारी दुआ है। ऑयल की प्राइसेस तो काफ़ी गिरी, $100 से अब नीचे आ गया, $140 भी गया था ब्रेंट। और यही हमारे हर कोई नुकसान कर रहा है एक्सेप्ट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो दुनिया में इवन यूरोप में भी लोग इतना हाई प्राइस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ। लेकिन अभी ऑयल के साथ फिर बाकी जो कमोडिटीज़, ये लिंक्ड है, ऑयल के साथ बाकी कमोडिटीज़ भी वो गिरना शुरू हो गई है, लेकिन अभी इतनी नहीं गिरी है। अगर कोल $80 पे था एक साल पहले पर टन, और आज भी वो अगर वो 300 और $350 पे है, तो ये इवेंचुअली यस गिरेगा। हर कोई अपना अपना प्रेडिक्शन करता है। सिटी बैंक ने प्रेडिक्शन किया ऑयल बाय दिसंबर $65 हो जाएगा, JP मॉर्गन चेज ने प्रेडिक्ट किया कि $380 हो जाएगा। बोथ लार्ज अमेरिकन बैंक्स, और दोनों एक ही वक्त में, एक कह रहा है $380 पर बैरल एंड द अदर वन इज सेइंग कि सिटी बैंक जो है वो कह रहा है $65। तो अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई नेवर बॉट देयर आर्ग्यूमेंट JP मॉर्गन चेज, सिटी बैंक का मुझे लग रहा था। तो आप देखें कि ये ऑयल गिरा है, इतना तो कभी लंबा चल नहीं सकता, बिकॉज द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स रिसेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो ये ऑयल तो कम होना ही था। आई डोंट नो क्यों JP मॉर्गन चेज ने $380 कहा था। तो मैं समझता हूँ ये बाकी प्रोडक्ट्स भी आप जो कोल का कह रहे हैं, अफगान कोल से भी, अफगानिस्तान से भी ले रहे हैं, वो सस्ता पड़ेगा हमें। बाकी कहते हैं इट्स नॉट ओनली इंटरनेशनल कोल प्राइसेस, इट इज़ ऑल्सो द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फ्रेट कॉस्ट जो है 5 गुना बढ़ गए, वो प्राइमरीली कोविड की वजह से, और फिर रशियन यूक्रेन वॉर हो गया। तो फ्रेट में हमें, ये तो बाय रोड आएगा, इसमें हमें ह्यूज सेविंग्स होगी, और अफगानिस्तान की इकोनॉमी को भी ये सपोर्ट करेगा। तो हमारे कोल के मैन्युफैक्चरिंग जो सीमेंट के प्लांट्स है वो मोस्टली कोल से चलते हैं, उनके लिए फ़ायदा होगा। हमारे साहिवाल में कोल पावर प्लांट्स है गवर्नमेंट के 2 बड़े,
1230 मेगावाट ईच, यानी 2500 2,500 मेगावाट, तो वो बंद पड़े या एलएनजी से, तो ये कोल से तो कम से कम हमें जो ये इतना लोड शेडिंग हो रहा है, तो ये तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। सर, आज भी एक न्यूज़ आई है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा है कि आप चाइना से लोन ना लें, और उसके अलावा पंजाब मिनिस्टर का भी आज एक आर्टिकल आया था कि उन्होंने कहा था हम आगे और टफ डिसीजंस लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आगे स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी? देखिए, ये थोड़ा सा आई वुड से पॉलिटिकल है, लेकिन जनरली आप देखें जो आईएमएफ को हम नॉन पॉलिटिकल होके अगर हम देखें, ठीक है, आईएमएफ बिगेस्ट शेयर होल्डर्स यूएसए एंड वो चाइना के अपने जो पर्सनल लेवल पे जो चीज़ें हैं, बट अगर हम देखें, लेट्स से सीपैक नहीं होता या इवन चाइना नहीं होता, तो क्या वो जो मेजर्स आईएमएफ कह रहा है करने के लिए, वो क्या सही नहीं कर रहा है? आई मीन दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप 250 रुपये का पेट्रोल खरीद के और अरबपति को लैंड क्रूजर को 10 करोड़ की जो गाड़ी है उसको 150 रुपया में दे, ठीक है ना? तो ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। दे हैव टू वर्क आउट समथिंग कि मोटरसाइकिलिस्ट है या रिक्शा वाले हैं, उनके लिए वो होना चाहिए। लेकिन जो इन्होंने पहला स्टेप लिया है, अब देखें पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया है, आई होप कि सारे प्रोविंसेस लें, कि इसमें इन्होंने ये कहा है कि भाई 100 यूनिट्स तक जितनी जो भी बिजली यूज़ करेगा उस पर कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। तो ये गरीब तबका है, इस किस्म के स्टेप्स देखिए हम और आप हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो पोरेस्ट ऑफ द पुअर है वो नहीं कर सकते। तो ये आई होप कि हमारे सारे प्रोविंसेस, पंजाब ने बहुत अच्छा ये स्टेप लिया है, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ जो चीफ मिनिस्टर है, ये तो इस किस्म से ताकि ये गरीबों को ये मिले। लेकिन सॉरी, आपका सवाल क्या था? मैं वो चाइना, हाँ वो देखिए आईएमएफ का, अब जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, देखिए दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि किसी मुल्क में वो भीख मांगता हो और हमारे इदारे लॉस में चलते हो और उसको हम प्राइवेटाइज नहीं करें, ठीक है ना? 50 अरब हर साल पीआई को देने के लिए हमें भीख मांगना पड़ता है, ठीक है ना? हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, हम ना हमारे पास डॉलर है, डॉलर हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं, यूएस डॉलर ओनली यूएसए कैन प्रिंट डॉलर। हम अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पाकिस्तानी रुपी भी प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ यू आर इन आईएमएफ कंडीशन तो आईएमएफ अलाउ नहीं करता है राइटली, बिकॉज रुपी प्रिंट करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो हम रुपी भी प्रिंट नहीं कर सकते। तो हमारे लिए हम कहाँ से, यानी अगर वो कहें कि आप 50 अरब रुपए का पीआई को दे रहे हैं और हमसे आप लोन मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो भाई पीआई को सेल करो, यू नो। तो ये हमारी गलतियां हैं। आज पीआई वाज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, whatever has happened, because government business in Pakistan, it is not the business of the government to run business. We are not in Singapore, जहाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, यूके में। सो दिस इज, ये सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज ड्यू टू पब्लिक प्रेशर इनको उसी वजह से शायद प्राइवेटाइज नहीं कर सके, लेकिन दे हैव टू डू इट, अदरवाइज फॉरगेट अबाउट आईएमएफ गिविंग यू लोन्स। जी सर, वैसे इंटरेस्ट रेट जो है, आज मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो चुका है, और उसके अलावा अगर आगे मतलब अब देखें ये पूरा साल जो इंटरेस्ट रेट ऐसा ही रहेगा, तो क्या पूरा साल मार्केट भी ऐसे ही रहेगी डाउन? देखें, मेरा इस पे ये टेक है कि यस, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। 125 बेसिस पॉइंट अगर ये बढ़ाते हैं तो 13.75 से ये 15% पे आ जाते हैं, और जून का इन्फ्लेशन 21% हुआ है हमारा। लेकिन मुझे जो आउटलुक, ये सिर्फ जून के इन्फ्लेशन को नहीं देखते हैं कि हाँ 21% हुआ है तो उसको रियल इंटरेस्ट रेट करने के लिए हम 22% कर दें 14.25 से, ऐसा नहीं होगा। ये ज़्यादा में ज़्यादा हुआ 15% पे, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो आउटलुक जो नज़र आ रहा है 3 महीना और 6 महीना, वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज जब वर्ल्ड व्हेन दे गो इन डिप्रेशन, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है रिसेशन पे जाएगी। डिप्रेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन दैट लैंग्वेज। तो वो रिसेशन जैसा, वो कमोडिटी प्राइसेस, अमेरिका में ड्राइविंग सीज़न जो कहते हैं 25% ऑयल तो वो यूज़ करता है दुनिया का, तो ड्राइविंग सीज़न अब ख़त्म हो जाएगा जुलाई में और अर्ली अगस्त में, तो ये प्राइसेस कम होना शुरू होगी। तो मैं नहीं समझता हूँ ये, मैं समझता हूँ ये पीक होगा, जिसमें हम कहते हैं मॉनेटरी टाइटनिंग जितना करना था कर दिया, फिर हो सकता है 2-3 महीने 15% पे रहे, and then you will see our policy rate going down from 15% because of ये international
oil prices and other commodities are decreasing now. सर वैसे आपको क्या लगता है कि ईद के बाद जो है मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी? क्या ईद के बाद भी मार्केट में प्रेशर ही रहेगा या फिर कुछ थोड़ा बहुत चेंज आएगा? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने हमें ईद का तोहफ़ा दिया है कि ये 2-4 दिन में हमारी ऑयल प्राइसेस इतनी गिरी है। और जो परसों जो गिरी थी $110 से $100 पे, $10 एक दिन में, बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है यूएसए में कि ये इतनी प्राइस गिरी है। उनकी जो यूएसए की मर्केंटाइल एक्सचेंज कंपनी है वो इसको देखती है। तो ये मैं समझता हूँ ये पीपल आर जस्ट वेटिंग। वो कहते हैं ज़रा आज पॉलिसी डिसीजन को आने दें, और पॉलिसी डिसीजन है, पॉलिसी जो इन्वेस्टर्स है वो पॉलिसी स्टेटमेंट भी वो पढ़ते हैं, फ़ौरन वो वेबसाइट पे लगा देते हैं। इससे 2-3 पेज डिटेल बड़ा अच्छा आता है, तो उसके बेसिस पे ये फैसला कर सकेंगे। देखिए, वाइल वी आर स्पीकिंग 150 पॉइंट्स प्लस है, तो ये प्राइमरीली हमें, बिकॉज वी आर इम्पोर्ट ड्रिवन कंट्री, हमारा $10 बिलियन से $20 बिलियन इस साल तो सिर्फ ऑयल की वजह से हुआ है। $10 बिलियन आप सोचें, $1 बिलियन IMF से इतने कंडीशंस हमारे लगा रहे हैं, और सही लगा रहे हैं, जिसको हम पूरा करने भी हमें मुश्किल हो रहा है। और यहाँ $10 बिलियन हमारे जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। तो अल्लाह ने मेरे ख्याल है करम किया है, और रशिया अगर बेच रहा है तो अच्छी बात है। 30% डिस्काउंट पे इंडिया चाइना को मिल रहा है, ताकि ऑयल की डिमांड चाइना और इंडिया की तो कम होगी वर्ल्ड मार्केट में। तो मैं समझता हूँ ईद के बाद जो है ये मार्केट, इट इज़ ट्रेडिंग एट 75 ईयर लो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल। 4 और 5 में मार्केट जो है 75 साल में सिर्फ 3 दफ़ा ट्रेड की है। एक दफ़ा 28 मई 1998 when we became nuclear, foreign currency account freeze हुए थे और मार्केट गिरी थी। It was our internal crisis. The second time was 2008 when subprime mortgage crisis, which originated from USA but which impacted the entire world, or Russia, Moscow stock exchange was also closed for a week, and this is the third time. तो इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहता हूँ, हमें शाम ने इन्वेस्टर्स के बेसिस पे हमने बात की है कि इतनी सस्ती मार्केट, यानी दिस इज़ द चीपेस्ट मार्केट 75 ईयर, 4 और 5 की मल्टीपल पे ये 3 ही दफ़ा आई है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और जो डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी मार्केट है। वैसे सर, इन लॉन्ग टर्म और डिविडेंड वाले स्टॉक्स में से आप कौन से स्टॉक सजेस्ट करेंगे व्यूअर्स को? देखिए, आपके बैंकिंग सेक्टर है, स्पेसिफिक कोई कंपनी का कहना भी ज़रा, हमें तो जब मैं व्हेन आई गो टू पाकिस्तान टेलीविजन फॉर इंटरव्यूज एवरी मंथ, तो हमें कहा जाता है भाई आप सेक्टर बात करें, कंपनी स्पेसिफिक नहीं करें। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू फॉलो द सेम पॉलिसी। देखिए, बैंकिंग सेक्टर है, उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो साल में 4 मरतबा डिविडेंड देती है, 2 से 4 मरतबा डिविडेंड देती है, जो हम रेकमेंड करते हैं कि भाई हर साल अगर 2 से 4 मरतबा देती है। और कुछ बैंक्स है जो 6-7 बैंक्स है जो साल में 4 दफ़ा डिविडेंड देते हैं। उसमें एक बैंक तो है वो तो बोनस भी देता है हर साल 4 कैश डिविडेंड के अलावा। तो ये बैंक्स है। फर्टिलाइज़र, देखिए फर्टिलाइज़र इस अनदर कंपनी, 6 मिलियन टन्स की कैपेसिटी है, पिछले 10 साल में कोई प्लांट नहीं लगा, लोग पॉपुलेशन हमारी बढ़ते जा रही है, 20 साल में 50% पॉपुलेशन बढ़ गई, हर एक को खाना चाहिए, खाने के लिए क्रॉप्स चाहिए, क्रॉप्स उगाने के लिए फर्टिलाइज़र चाहिए। तो ये तो यू नो दिस इज़ माय फेवरेट सेक्टर अमंग ऑल सेक्टर्स कि फर्टिलाइज़र जो सेक्टर है वो भी आप देखें, जो टॉप फर्टिलाइज़र कंपनीज़ है दे ऑल गिविंग यू डिविडेंड 4 times a year एवरी क्वार्टर। तो ये फर्टिलाइज़र है, बैंकिंग है, ऑयल एक्सप्लोरेशन में वी गो जनरली प्राइवेट सेक्टर, इसलिए कि गवर्नमेंट के वो फंड सारे सर्कुलर डेट में ब्लॉक्ड है विद गवर्नमेंट, तो उनकी कैपेसिटी नहीं है डिविडेंड दे सके। तो जो प्राइवेट सेक्टर में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज है दे आर डूइंग वेरी वेल। तो वो आप देखें उनके भी डिविडेंड यील्ड, एक कंपनी है जो 2 मरतबा देती है लेकिन 500% कैश डिविडेंड देती है हर साल। तो यू नो एंड दे आर गोइंग टू हैव अ रिकॉर्ड अर्निंग्स। ये 75 साल में इससे अच्छी अर्निंग्स शायद नहीं होगी जो भी, बिकॉज इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ी एंड द सेकेंड हमारा रुपी जो 200 से ऊपर गया, तो वो उनका टैरिफ जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, तो उनको डबल बेनिफिट हुआ, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ी और रुपी हमारा गिरा। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उनके लिए फॉर्चुनेट बट हमारे मुल्क के लिए तो अनफॉर्चुनेट है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़े या हमारा रुपी की करेंसी गिरते जाए, बट फॉर देम इट्स अ बोनंजा।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम वेलकम।